भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया है और आज की वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जुडिशरी में पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 14 का नाम है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। जो आपराधिक न्यायालय होते हैं उनका अधिकारिता क्षेत्र कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये चैप्टर नंबर 14 बीएनएसएस में बताया, जिसमें सेक्शन 197 से 209 तक जाती हैं और यही चैप्टर सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 13 हुआ करता था और सेक्शंस 177 से 189 तक जाती थी। तो क्वेश्चंस इसलिए आपको देखना जरूरी है फ्रेंड्स। मैं कितनी बार आप लोगों से कहता हूं कि आप बेयर एक्ट पढ़ लेंगे, आप अच्छे से समझ भी लेंगे, बट जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आप कहीं कंफ्यूज हो सकते। तो क्वेश्चन रखने से हमारे कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि क्वेश्चन जरूर आप किया करिए और अगर मान लो कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है, कोई क्वेश्चन मेरी वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में आता है, तो उसे कमेंट करके पूछा जरूर करो। उससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये यूपी पीसीएस सीजे में आया है और पहला क्वेश्चन कहता है सेक्शन 203 बीएनएसएस जो 183 सीआरपीसी एक्चुअल क्वेश्चन में पूछी गई थी। सेक्शन 183 सीआरपीसी, तो क्वेश्चन में केवल इतना पूछा गया कि 203 बीएनएसएस या 183 सीआरपीसी कब अप्लाई होगी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा, तो आप पेशेंटली वीडियो को देखिए। नंबर 1 ऑप्शन दिया गया, ए अप्लाइज ऑन वॉयज ऑन हाई सीज। यह धारा ऐसी जल यात्राओं पर अप्लाई होती है जो हाई सीज में की जा रही है। हाई सीज क्या होता है, वॉयज क्या होता है, मैंने वीडियो बना दी है, उनके बारे में डिटेल से बताया, बट ब्रीफ में यहां भी बताऊंगा। दूसरा नंबर कि ये सेक्शन 203 बीएनएसएस और 183 सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू वॉयज ऑन हाई सीज। जो हाई सीज में जल यात्रा होती है वहां पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होती है। तीसरा, दिस सेक्शन अप्लाइज टू वॉयज विद इन इंडिया एज वेल एज वॉयज ऑन हाई सीज। इसमें बोला कि ये जो सेक्शन है जो इंडिया के अंदर जल यात्रा हो रही है उस पर भी एप्लीकेबल होती है, लागू होती है, और हाई सीज पर भी लागू होती है, दोनों पर लागू होती है, ऐसा कहना चाह रहा है। और चौथा ऑप्शन है दिस सेक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कौन सा आंसर इनमें ठीक है? अगर आपने वीडियो को देखा होगा, मेरी पिछली वीडियो को, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, वो इसलिए लग सकता है दोस्तों कि बाकी लोग आपको केवल वो पढ़ाते हैं जो बेयर एक्ट में लिखा है, लेकिन लॉ में सही आंसर करने के लिए आपको वो भी पढ़ना पड़ता है कि जहां पर वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है, कहां पर एप्लीकेबल होती है, क्या उसमें लिखा है, क्या इस सेक्शन में नहीं लिखा गया है। तो मेरी वीडियोस में आपको ये दोनों बातें आराम से देखने को मिल जाती हैं। तो हाई सीज जो वर्ड है ना, ये सेक्शन 183 या 203 बीएनएसएस में यूज नहीं हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तब मैंने ये सेक्शन पढ़ाई थी तो स्पेशली बताया था आपको कि हाई सीज पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसमें सही आंसर हुआ दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू वॉयज ऑन हाई सी। ठीक है, तीसरा आपको कंफ्यूज कर सकता है, उसने कहा है कि हाई सीज पर भी एप्लीकेबल होती है और इंडिया में भी जो जल यात्रा हो रही है उस पर भी एप्लीकेबल होती है। नहीं, हाई सीज पर एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और ये तो गलत है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं की है, तो ऑप्शन हुआ बी ठीक। इसके बारे में ब्रीफ देख लीजिए क्या कहता है। सेक्शन 203 को जब मैंने पढ़ाया था तो कुछ पॉइंटर्स के रूप में आप उस सेक्शन को याद रखिए कि यहाँ जर्नी में यहाँ दो बातें होती हैं, एक तो जर्नी की और एक वॉयज की, यात्रा और जल यात्रा। जल यात्रा और यात्रा की दौरान
कोई अपराध हुआ है तो ये सेक्शन बात करती है। तो पॉइंटर्स ये हैं कि क्या यात्रा पर था, कौन यात्रा पर था, ये दो बातें जानना इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया कि एक्यूज यात्रा पर था या विक्टिम यात्रा पर था, दोनों में से कुछ भी, या फिर एनीथिंग, कुछ भी बात, कोई भी चीज जिसके रेस्पेक्ट में ऑफेंस हुआ वो यात्रा पर थी। तो एक तो ये हो गई। और दूसरी बात कि अगर ऐसी यात्रा में अपराध हुआ है तो कौन सी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, तो कोर्ट्स, वो वाली कोर्ट्स जिन जिन एरिया से होकर ये व्यक्ति और ये वस्तु जिसके संबंध में अपराध हुआ, जिन जिन एरियाओं से होकर पास हुआ, जिन जिन एरियाओं में ये गया, उन एरिया पर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट ऐसे अपराध का ट्रायल और इंक्वायरी कर सकती हैं। इस वीडियो को पढ़ाते हुए स्पेशली मैंने बताया था आप लोगों को, जर्नी और वॉयज मींस यात्रा या जल यात्रा का अर्थ होगा जर्नी और वॉयज इन इंडिया ओनली, यानी यात्रा या जल यात्रा केवल और केवल भारत में। स्पेशली और बताया था नॉट इंक्लूडेड हाई सीज, हाई सीज इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। और साथ में यह भी बताया था कि हाई सीज होता क्या है, कि जो हमारा कंट्री का कोस्टल एरिया है उसके आगे समुद्र में जाइए और वहां 200 नॉटिकल माइल्स तक तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और इसके जस्ट आगे हाई सीज हो जाते हैं और यहां पर किसी देश के प्रोसीजरल लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यूजेएस में आया है और इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन बीजेएस और इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन डीजेएस, और डीजेएस में बड़ा घुमा के ऑप्शन दिया था, आप कंफ्यूज हो सकते थे। अब देखिए क्या दिया गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। क्वेश्चन कहता है अंडर बीएनएसएस, जो सीआरपीसी लिखा हुआ था एक्चुअल क्वेश्चन में, अंडर सीआरपीसी where two or more courts have taken cognizance of the same offense and question arises as to which of them ought to try that offense. Such question shall be decided by. हिंदी ये कहती है, हिंदी वाले स्टूडेंट इसका क्वेश्चन देख लें। हिंदी ये कहती है कि बीएनएसएस के तहत दो या दो से अधिक न्यायालयों द्वारा किसी एक ही अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है और प्रश्न यह उठता है कि उनमें से कौन सी कोर्ट ऐसे अपराध का विचारण करेगी, तो ऐसा फैसला लिया जाएगा किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है, मैंने डिटेल में वीडियो पढ़ाई है, आप अगर वीडियो पर जाएंगे वो देखी होगी तो आप समझ भी गए होंगे और आंसर कर लीजिए। आप पहले वीडियो को पॉज करिए फिर आंसर करिए, यही तरीका है देखिए ऑनलाइन पढ़ने का। आप कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ये, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ये, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ये, देन आप अपने आंसर को फिर आगे चेक भी कर लीजिए। तो उसमें बताया कि किसके आदेश से कौन इस पर फैसला लेगा कि जब दो कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो वो कौन सी कोर्ट होंगी दोनों में से जो इस ऑफेंस के इंक्वायरी और ट्रायल को करेंगे। तो पहला ऑप्शन लिखा है बाय द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सी कोर्ट होगी। ऑप्शन बी, इफ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय दैट हाई कोर्ट। यहां लिखा है इफ द कोर्ट्स, यानी वो न्यायालय जो एक ही ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले चुके हैं, अगर वो दोनों न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं तो वो वाला उच्च न्यायालय डिसाइड कर देगा, ऐसा कहा गया। ऑप्शन ये बी नहीं है, एक्चुअल में ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है और इसके आगे का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है, सी नहीं है। वो गलती हो गई मेरे से लिखने में, ऑप्शन 3 है। तो 3 ऑप्शन कहता है इफ the courts are not subordinate to the same high court by the high court within the limit of whose appellate criminal jurisdiction the proceedings were first commenced। हिंदी वाले देख लें, ऑप्शन में लिखा गया कि यदि वो दोनों न्यायालय, कौन से न्यायालय, जिन्होंने एक ही अपराध का संज्ञान ले लिया है, वो दोनों न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं हैं,
तो ऐसा उच्च न्यायालय जिसकी अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र में कार्रवाइयां पहले प्रारंभ हुई थी। 3 ऑप्शन दे दिए गए, पहले में सुप्रीम कोर्ट बोला, दूसरे में बोला एक ही हाई कोर्ट है तो वही हाई कोर्ट डिसाइड कर लेगा, तीसरे में बोला कि अगर एक से ज्यादा कोर्ट हैं जिसमें एक से ज्यादा हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो गई हैं तो फिर वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा जिस हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में पहले कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। तो अब उन्होंने कहा कि सही आंसर आप इसमें से सिलेक्ट करिए, चूज द करेक्ट आंसर। तो उन्होंने कहा केवल फर्स्ट करेक्ट है, केवल पहला सही है जहां पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। बी में कहा गया सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तीसरा ऑप्शन कहता है 1 2 3 तीनों ही ठीक है, कहते हैं तीनों ऑप्शन ठीक है। तो चौथा आंसर है कि पहले ऑप्शन और जो तीसरा ऑप्शन है यही दोनों ठीक हैं और बाकी जो सेकंड नंबर का है वो गलत है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है केवल 2 and 3, केवल 2 and 3 आर करेक्ट। इसके लिए आप थोड़ा सा हम लिटरेचर देख लेते हैं क्या कहता है। ये सेक्शन 206 BNSS या 186 CRPC से आता है। इस सेक्शन को समझने के लिए पहली बात कि कोई ना कोई डाउट होना चाहिए प्लेस ऑफ अकरेंस के लिए। घटना एक्चुअल में हुई कहां, इसमें कोई ना कोई डाउट होना चाहिए। अगर घटना कहां हुई इसका कोई डाउट ही नहीं है, इसके बावजूद भी 2 न्यायालयों ने संज्ञान ले लिया है, तब तो क्लियर है कि जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में घटना हुई है वही ट्राई करेंगे या वही इंक्वायरी करेंगे। तो पहली बात तो डाउट होना चाहिए, तभी ये सेक्शन पिक्चर में आएगी। नंबर 2 बात। दूसरी बात है 2 or more courts have taken cognizance of the same offense। 2 या 2 से अधिक न्यायालयों ने एक ही अपराध का कॉग्निजेंस ले लिया हो, संज्ञान ले लिया हो, यानी संज्ञान तक की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई हो। तो इसमें एफआईआर प्रोसीडिंग नहीं आती, चार्जशीट फाइल कर देना प्रोसीडिंग्स में नहीं आता। केवल और केवल ये क्वेश्चन शुरू जब होगा 206 BNSS स्टार्ट जब होगी, जब कॉग्निजेंस हो गया होगा, उससे पहले ये सेक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तीसरी बात आपको देखना है कि जिन 2 कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया है ये एक ही हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, तब तो केवल और केवल वही हाई कोर्ट, क्योंकि एक ही हाई कोर्ट है, वही हाई कोर्ट डिसाइड कर देगी कि कौन सी कोर्ट को इंक्वायरी और ट्रायल करनी है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब ये दोनों कोर्ट ऐसी कोर्ट हैं कि एक ही हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, ये अलग अलग हाई कोर्ट्स की सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। तो उन दोनों हाई कोर्ट्स में से कौन से हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे? तो इस सेक्शन में कहा गया था कि जिस हाई कोर्ट के क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में कार्रवाइयां पहले शुरू हो गई थी, within whose local jurisdiction proceedings first commenced, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे, कौन सी कोर्ट ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल करेंगे। तो इसके आधार पर आपने देख लिया कि आंसर क्या ठीक था हमारा, सेकंड आंसर ठीक था। जहां पर लिखा तो दोनों बातें, सेकंड वाली और थर्ड वाली भी बातें ठीक हुई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये यूपी एपीओ में आया, यूपी एपीपी में आया हुआ है और इसमें क्वेश्चन है when there is dispute between 2 courts relating to the exercise of jurisdiction in a criminal matter and said court are under the subordination of different high courts, the matter shall be decided under section 206 BNSS या फिर कहें तो 186 CRPC by किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, हिंदी में देख लीजिए क्या कहा। जब आपराधिक मामले में अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से संबंधित 2 न्यायालयों के मध्य विवाद हो और उक्त न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन हो, तो इस विवाद का निर्णय निपटारा बीएनएसएस की धारा 206 के अंतर्गत किया जाएगा। लेकिन कौन करेगा? इसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बाय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। बाय हाई कोर्ट ऑफ लार्जर स्टेट, बड़े राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा उसके द्वारा किया जाएगा। बाय द हाई कोर्ट हैविंग मोर जजेस, ऐसे हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा जिस हाई कोर्ट में ज्यादा जजेस हैं, संख्या जजेस की ज्यादा है। बाय द हाई कोर्ट विद इन हुज एरिया
द प्रोसीडिंग्स फर्स्ट कमेंस्ड। ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में कार्यवाहियां पहले प्रारंभ हुई हैं। तो पीछे मैंने इसका ब्रीफ बता दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आप वीडियो को चाहे पीछे से थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे। देखिए यही क्वेश्चन जब डीजेएस में पूछा गया था तो ऑप्शन क्या रखे गए थे, वहां पर ऑप्शन लिखे गए, पहला लिखा गया बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द प्रोसीडिंग्स फर्स्ट कमेंस्ड, और सेकंड नंबर लिखा गया बाय द हाई कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन द प्रोसीडिंग्स फर्स्ट कमेंस्ड, और नीचे लिखा गया कि केवल 1 ठीक है या केवल 2 ठीक है या फिर दोनों ही ठीक हैं 1 and 2। तो अब आप बताइए कौन सा आंसर इसमें ठीक है, इसको भी मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे, क्योंकि मैंने वीडियो में भी पॉइंट क्लियर कर दिया है और यहां पे भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है, तो आप ही इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो यूजेएस में आया, पीजेएस में आया, यूपी एपीपी में भी आया है, और ये क्वेश्चन कहता है an offense is committed by a British citizen। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, an offense is committed by a British citizen on aircraft registered in India। The offense may be dealt with under which provision of the CRPC 1973, और अब बात करें तो BNSS 2023। क्वेश्चन ये है कि यदि एक ब्रिटिश सिटीजन है, ब्रिटिश नागरिक है, उसने भारत में पंजीकृत विमान पर एक अपराध किया है, तो ऐसे अपराधी का निपटारा सीआरपीसी या बीएनएसएस की किस धारा के तहत किया जाएगा, क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है कि सेक्शन 188 सीआरपीसी जो अब 208 बीएनएसएस हो गई है, बी ऑप्शन 183 सीआरपीसी जो 203 बीएनएसएस हो गई है, सी ऑप्शन 182 सीआरपीसी जो 202 बीएनएसएस है, डी ऑप्शन 186 सीआरपीसी जो 206 बीएनएसएस हो गई है। इसका आंसर वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, बट मैं यहां फिर बताता हूं, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिए है आंसर ए ऑप्शन ठीक है, कि अगर किसी ऐसे पर्सन ने जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उसने इंडिया की टेरिटरी के बाहर कोई ऑफेंस कर दिया है, लेकिन उस समय किया जब वो पर्सन इंडिया में रजिस्टर्ड या तो शिप पर प्रेजेंट था या किसी एयरक्राफ्ट पर प्रेजेंट था, देन ऐसे पर्सन की इंक्वायरी या ट्रायल, ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल इंडिया में की जा सकती है, जहां पर वो व्यक्ति प्रेजेंट मिलेगा, जिस स्टेट में प्रेजेंट मिलेगा उस स्टेट में, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं। ये बात कही गई 208 में। तो हम रिवीजन के लिए ये भी देख लेते हैं कि 183, 182, 186 और इनकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएसएस में क्या है। सबसे पहले लेते हैं 182 सीआरपीसी जो 202 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और मैंने इसको किस तरीके से याद किया है ये थोड़ा आप देखिए। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, और जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी क्योंकि मैंने पढ़ी है तो मैं तो इसी तरीके से याद कर रहा हूं, जो आपने पढ़ा हो आप उस तरीके से याद करिए। 4 होता है, राहु को प्रेजेंट करता है 4, और राहु आज की डेट में राहु मतलब कम्युनिकेशन। तो मैंने तो याद कर लिया कि भैया ये 202 में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात हुई है, तो 2 ऑफेंसेस से रिलेटेड है चीटिंग, और उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात होगी, या बाइगेमी के ऑफेंसेस, कहां इंक्वायरी और ट्रायल इनका हो सकता है। लेकिन चीटिंग के लिए भी देखिए लिमिटेड बात कही गई है, लिमिटेड चीटिंग है। चीटिंग ऐसे ऑफेंसेस जिनमें जो डिसेप्शन किया गया, जो धोखा दिया गया है, उनको किस तरीके से दिया गया है धोखा। तो नंबर 1 बात, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा धोखा दिया गया, या लेटर्स भेजकर धोखा दिया गया, या टेलीकम्युनिकेशन मैसेजेस भेजकर धोखा दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में
कौन सी कोर्ट ऐसे चीटिंग के ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं? वेयर सच कम्युनिकेशन, वेयर सच लेटर, वेयर सच मैसेज या तो रिसीव हुए विक्टिम को या एक्यूज ने भेजा, जहां से एक्यूज ने इनको भेजा, इन दोनों स्थान पर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट ऐसी चीटिंग जिसमें इन तीनों बातों को यूज करके धोखा दिया गया, ऐसी कोर्ट ऐसे अपराध की इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं। ये बात हुई चीटिंग की। और चीटिंग में अगर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का हस्तांतरण भी अगर शामिल हो जाता है तो ऐसी चीटिंग के लिए वो कोर्ट जिनके ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया, प्रॉपर्टी वाज डिलीवर्ड बाय पर्सन डिसीव्ड, जिसको धोखा दिया गया था उस पर्सन ने जो प्रॉपर्टी दी एक्यूज को, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन इंक्वायरी और ट्रायल कर सकते हैं। या फिर जिस स्थान पर प्रॉपर्टी एक्यूज के एजेंट ने रिसीव की, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट भी इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती है चीटिंग के केसेस का, उस समय जिस समय प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई हो, जिस मैटर में प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो गई हो। यहां पर आपको देखने को लगेगा कि यहां पर दो ही बात हुई कि जहां पर विक्टिम ने प्रॉपर्टी डिलीवरी की या फिर जहां पर एक्यूज के एजेंट ने प्रॉपर्टी रिसीव की। तो क्या यहां पर यह नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एक्यूज? जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जहां पर डिलीवर की तो वो फिर एक्यूज को ही करिए ना, और अगर एक्यूज के एजेंट को करी गई है तो फिर जहां पर वो रिसीव हुई है। दोनों बातें आप ध्यान से पढ़ोगे तो इंक्लूड हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसी सेक्शन में बाईगैमी के ऑफेंस की भी बात हुई है। यहां पर आज की डेट में सेक्शन 82 बीएनएस है, जहां पर बाईगैमी पुनः विवाह, दूसरे विवाह को दंडित किया गया है, पनिशमेंट दी गई है। और आईपीसी में यही सेक्शन 494 हुआ करती थी। बाईगैमी का मतलब है कि एक शादी रहते हुए किसी भी व्यक्ति ने, चाहे पत्नी ने चाहे पति ने, दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल कहां चलेगा? तो पहली बात तो जहां ऐसा ऑफेंस हुआ उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाली कोर्ट इंक्वायरी या ट्रायल बाईगैमी का कर सकती है। और बाईगैमी का ऑफेंस कहां कमिट होता है? जहां पर अब कहां घटित होता है? जहां पर दूसरी शादी की गई। बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में समझाया है, आप जरूर देखिए वीडियो। और दूसरा पॉइंट बताया कि जहां पर वेयर बोथ मींस हस्बैंड और वाइफ, पहली शादी से जो हस्बैंड वाइफ थे, लास्ट टाइम रेजिडेड, जिस स्थान पर लास्ट टाइम ये दोनों इकट्ठे रहे थे, उस स्थान पर भी अधिकारिता रखने वाली कोर्ट इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती है बाईगैमी का। और तीसरी बात लिखी, वेयर फर्स्ट वाइफ, जो विक्टिम होगी, वेयर फर्स्ट वाइफ हैज टेकन अ परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर कमीशन ऑफ द ऑफेंस। कई बार क्या होता है कि जब एक पति ने दूसरी शादी कर ली तो पहली वाली पत्नी उस पति को छोड़कर, उसके गांव को, घर को छोड़कर, उसके सिटी को छोड़कर अपने माता पिता के पास परमानेंट रेजिडेंस बना लेती है, परमानेंट घर बना लेती है। उस स्थान पर भी ऐसी बाईगैमी के ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल चल सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा परमानेंट रेजिडेंस उस पत्नी ने, पहली वाली पत्नी ने, आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस बनाया हो। अगर कई बार झगड़ा होके पहले ही बना लिया है परमानेंट रेजिडेंस, ससुराल को छोड़ के मायके में आ गई है, वहीं रहने लगी, उसके बाद पति ने दूसरी शादी कर ली है, देन ऐसी सिचुएशन में अब इसके मायके में ये ऑफेंस इंक्वायरी या ट्रायल नहीं हो सकता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मध्य प्रदेश प्री जुडिशरी एग्जाम में आया है। और क्वेश्चन कहता है, ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसने जो अपराध किया वो भारत के बाहर किया है, देन सच ऑफेंस shall be inquired or tried in India with the previous sanction of किसकी पूर्व अनुमति से ऐसे व्यक्ति पर केस चलाया जा सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन उसने ऑफेंस इंडिया के बाहर कहीं कर दिया है। सपोज इंडियन सिटीजन है, कनाडा काफी घूमने जाते हैं लोग, कनाडा में बहुत सारे इंडियन सिटीजन काफी लंबे समय तक रहते हैं, उन्होंने अगर कोई कनाडा में ऑफेंस कर दिया है तो ऐसे भारतीय के खिलाफ इंडिया में कार्यवाही की जा सकती है, इंक्वायरी या ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन किसकी पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। तो इसके लिए देखिए क्या
क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली पूर्व अनुमति चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, या फिर इसमें परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है, परमिशन नॉट नीडेड। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन सी ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, पूर्व अनुमति चाहिए ऐसे व्यक्ति पर कोई भी केस इंडिया में चलाने के लिए। एक जानकारी दे देता हूं आपको कि जब सीआरपीसी की आप बात करते हैं तो 2 सीआरपीसी थी, एक 1898 की सीआरपीसी थी और एक 1973 की सीआरपीसी है। 1973 की सीआरपीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, जो अब बीएनएसएस में भी यही है, लेकिन 1898 की सीआरपीसी में स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए होती थी। ये आप एक जनरल नॉलेज की बात है, आप चाहें तो याद कर लें, चाहें तो ना याद करें। इन क्वेश्चंस के थ्रू मुझे उम्मीद है कि आपके कुछ डाउट्स, जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो को देखते हैं, उनके कुछ डाउट्स और क्लियर हो गए होंगे, उनके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो गए होंगे, और एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को सॉल्व कर पाएंगे। आपको लगा है कि हाँ इंफॉर्मेशन यहाँ पर अच्छी मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको अगर यही क्वेश्चन अपने किसी साथी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करके आपको पूछना है कि हाँ ये आंसर ठीक है या गलत है, तो उनको आप शेयर करके वीडियो पूछ भी सकते हैं। अब चैप्टर 14 बीएनएसएस की आज लास्ट वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 15 शुरू करेंगे। अभी भी जो लोग नए हैं, जो लोग इस तरीके की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर आप बने रहिए।